फिर लियू हू ने डरते हुए हकलाया, मैं लियू हू ने हिम्मत करके कहा, मैं गलत था। उस वक्त फेंगजो बस बिना कुछ बोले एटीट्यूड में उसके सामने खड़ा रहता है। ये सुनकर उसके दोनों चमचे एक दूसरे के सामने देखते हुए सोच में पड़ जाते हैं। तभी स्केलेटन लियू हू के गले से स्वॉर्ड हटा लेते हैं। फिर लियू हू ने शांत रहते हुए कहा, हमसे गलती हुई, हम आपसे माफी मांगते हैं। फिर फेंगजो ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पैसे लेकर निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर ही रहना। ये सुनकर लियू हू गुस्से में दांत पीस रहा होता है, फिर भी कुछ पल के लिए डरते हुए स्केलेटन की तरफ देखता है। फिर लियू हू अपने चमचों के साथ वहां से निकल जाते हैं। वहां से बाहर निकलते हुए लियू हू ने गुस्से में कहा, अब चलें? तभी उसके एक चमचे ने झिझकते हुए कहा, ब्रदर लियू हू, क्या हम इस मामले को यूं ही इग्नोर कर देंगे? तभी लियू हू ने गुस्से में कहा, तो हमें आखिर करना क्या चाहिए? क्या तुम उसे हरा सकते हो? फिर एक पल शांत रहने के बाद लियू हू ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये लड़ता चला नहीं जाता, फिर हम उन लोगों पर टूट पड़ेंगे। दूसरी तरफ राव राव ने चौंकते हुए फेंगजो से कहा, शियाओ जो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? फेंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद जिस क्लास को मैंने अवेकन किया है वो थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। उतने में ही सभी बच्चे खेलते हुए उन दोनों को घेर लेते हैं। एक बच्चे ने राव राव के आसपास खड़े रहकर कहा, ब्रदर फेंगजो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ब्लू टी शर्ट वाले लड़के ने भागते हुए कहा, उसने सभी बदमाशों को डिफीट कर उन्हें पलक झपकते ही भगा दिया। ये सुनकर फेंगजो के पीछे दो लड़कियां पीछे खुश होकर उछल कूद रही होती हैं। दो चोटी वाली लड़की ने कहा, ब्रदर फेंगजो हमारे हीरो हैं। छोटी वाली लड़की ने कहा, एक हीरो? फेंगजो ने दूसरे बच्चों की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ। तभी फेंगजो ने जिंगजिंग के सर को सहलाए हुए कहा, अब से तुम सब भी जमकर प्रैक्टिस करो, फिर तुम भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिर फेंगजो ने राव राव से कहा, ठीक है सिस्टर राव राव, मुझे दादी यून से मिलने चलो। राव राव ने सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर उन बच्चों को वहीं छोड़कर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी फेंगजो ने पूछा, सिस्टर राव राव, क्या दादी यून की तबीयत फिर से बिगड़ गई है? राव राव ने झिझकते हुए कहा, वो बूढ़ी हो गई है और वो हमेशा से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रही है। राव राव ने माहौल को हल्का करने के लिए झूठी मुस्कान के साथ कहा, उसने जवानी में हम सब का पालन पोषण करने में बहुत ज्यादा मेहनत की, इसलिए इस बीमारी की जड़ को ठीक करना आसान नहीं है। फिर एक पल रुककर राव राव ने कहा, लेकिन अब आपको इस तरह सक्सेसफुल देखकर दादी बहुत खुश होंगी। फेंगजो ने खुश होते हुए कहा, हाँ। फिर वो दोनों ग्रैंडमा के कमरे में पहुंचते वहां ग्रैंडमा बिस्तर पर बैठकर एक बुक पढ़ रही होती हैं। तभी उन दोनों को अंदर आता देखकर ग्रैंडमा ने कहा, ओ क्या फेंगजो वापस आ गया है? तभी फेंगजो ने कहा, हाईचेंग हाई स्कूल में मेरे मामले बहुत स्मूथ रूप से चल रहे हैं। फिर उनके पास जाते हुए फेंगजो ने कहा, और मैं अपने ब्रेक के दौरान आपको और सभी बच्चों का हालचाल जानने आया हूँ। तभी ग्रैंडमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा रिटर्न किया हुआ पैसा ही काफी है, तुम ये सब चीजें अपने साथ क्यों लाए थे? तभी राव राव ने माहौल को शांत करते हुए कहा, फेंगजो अब बड़ा हो गया है, उसने अभी हाल ही में ट्रेनिंग इक्विपमेंट के लिए लिए गए लोन को चुकाने में हमारी मदद की है। ये सुनकर ग्रैंडमा चौंक जाती है। क्या? ग्रैंडमा ने फेंगजो का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तुमने ऑर्फनेज का कर्जा कैसे चुकाया? मुझे उम्मीद है कि तुमने पैसे उधार नहीं लिए होंगे। तभी फेंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैंने ये पैसा अपनी मेहनत से कमाई है। फिर फेंगजो ने ये फैन को याद करते हुए कहा, मेरे स्कूल में एक क्लासमेट है जो बेहद उदार है, सिर्फ उसका ट्रेनिंग पार्टनर बनकर ही मैं बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट की कमाई कर सकता हूँ। तभी ग्रैंडमा जोर जोर से खांसने लगती है। तभी राव राव ने मामला संभालते हुए कहा, फेंगजो एक अवेकेंड व्यक्ति बन चुका है, उसका फ्यूचर निश्चित रूप से ग्रेट होगा। तभी फेंगजो ने ग्रैंडमा की पीठ सहलाते हुए कहा, ग्रैंडमा क्या आप ठीक हैं? तभी ग्रैंडमा ने शांत होते हुए कहा, ये तो बस पुरानी बीमारी है, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर अगले ही पल ग्रैंडमा ने गुस्सा करते हुए कहा, मेरे बारे में चिंता करने के बजाय आपको अपनी आने वाली मिड टर्म एग्जाम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर फेंगजो ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मिड टर्म एग्जाम नजदीक आ रही है? तभी ग्रैंडमा ने हंसते हुए कहा, तुम भूल गए, तुम्हारी दयालु सिस्टर ने भी बीते वर्षों में ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। ये सुनकर
फेंगजो सोचता है, सिस्टर वेंजो मुझसे कुछ साल बड़ी है, उन्होंने अब ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर ली है, वो अब बैटलफील्ड में फ्रंट लाइन पर तैनात हो गई है। फिर ग्रैंडमा ने शांत रहते हुए कहा, मिड टर्म एग्जाम से पहले घर पर अच्छा आराम करो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पॉइंट वेंजू के पॉइंट से भी बेहतर होंगे। फेंगजो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं ऐसा करूँगा। फिर कुछ ही पलों में फेंगजो ग्रैंडमा के कमरे से बाहर आता है। शायद बाहर आकर डोर बंद करते टाइम थोड़ा ज्यादा आवाज हो जाती है। फिर फेंगजो ने फोन यूज करते हुए सिस्टर राव से कहा, सिस्टर राव ये 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट ले लो। तभी राव ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। ये कैसे हो सकता है, क्या ये हद से ज्यादा नहीं है? ये सुनकर फेंगजो ने सिस्टर राव को कंधे से पकड़कर कहा, मैं आमतौर पर यहाँ बार बार नहीं आता और इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट के अलावा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उसके ऐसा करने की वजह से राव ने थोड़ा शर्मा कर पूरी तरह लाल टमाटर की तरह होते हुए हकलाया, अच्छी ठीक है। फिर कुछ पल बाद वो दोनों किसी कमरे में आते हैं। तभी राव ने शर्माते हुए कहा, वेंजू का कमरा खाली है तो तुम बिना किसी फिक्र के कुछ समय के लिए यहाँ रह सकते हो। फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर फेंगजो वहाँ के टेबल के पास बैठता है। तभी राव ने प्यार से झुककर उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुमको किसी खास खाने की इच्छा हो तो मुझे जरूर बताना। फेंगजो ने झिझकते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। फिर राव उस कमरे से चली जाती है। फेंगजो वहीं बैठकर टेबल पर रखे हुए एक फोटो को देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो वेंजू और ग्रैंडमा की फोटो को अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। फोटो देखते हुए फेंगजो ने कहा, तो ये वही कमरा है जहाँ सिस्टर वेंजू रहती थी। मुझे आश्चर्य है कि फ्रंट लाइन पर वो कैसी होंगी। फिर फेंगजो ने बेड की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, फ्रंट लाइन की लड़ाई अभी मुझसे बहुत दूर है। फिर फेंगजो ने बेड पर मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर कहा, मिड टर्म एग्जाम में अच्छे पॉइंट प्राप्त करने हैं। ग्रैंडमा युन और बाकी लोगों की बेहतर मदद करने का यही एकमात्र तरीका है। फिर फेंगजो ने आंखें बंद करके कहा, सिस्टम अनडेड वर्ल्ड में एंटर करो। फिर फेंगजो की कॉन्शियसनेस सीधा अनडेड वर्ल्ड में अपने अवतार में आ जाती है। वहाँ अनडेड वर्ल्ड के डीप में जाने वाले रास्ते के सामने ही खड़ा होता है। फेंगजो ने वहाँ खड़े खड़े कहा, अनडेड वर्ल्ड के किनारों पर मौजूद सभी अनडेड मॉन्स्टर अब मुझे कोई लेवल अप नहीं देते। फिर फेंगजो ने वहाँ आगे जाते हुए कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि जैसे जैसे मैं गहराई में जाऊंगा मुझे किस प्रकार के मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। फिर जब फेंगजो आगे बढ़ रहा होता है तब एक स्केलेटन हैंड जमीन से निकलकर उसके पैर को कसकर पकड़ लेता है, पर फेंगजो बिना किसी परवाह के आगे बढ़ता जाता है, जिससे वो स्केलेटन हैंड टूट जाता है। फिर फेंगजो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ता है तो उसे 2 अन्य स्केलेटन दिखते हैं जिन्होंने आर्मर पहन रखे थे। उनमें से एक के हाथ में स्वॉर्ड शील्ड थी जबकि दूसरे के पास बहुत बड़ा बो था। आहट की वजह से वो स्केलेटन भी चौंकते हुए फेंगजो को देखते हैं। तभी उन्हें देखकर फेंगजो ने कहा, गियर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन बाकी सब पहले जैसा ही है। फिर स्वॉर्ड वाला स्केलेटन फेंगजो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके साथ ही बो वाला स्केलेटन भी पीछे खड़ा हो जाता है। फिर वो स्केलेटन सीधा फेंगजो पर अटैक कर देता है, पर फेंगजो पैरे स्किल का यूज करके जैवलिन से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी फेंगजो सोचता है, अनडेड वर्ल्ड की गहराई में रहने वाले अनडेड मॉन्स्टर उतने शक्तिशाली नहीं लगते जितना मैंने सोचा था। लेकिन तभी अचानक ही दूसरी तरफ से फेंगजो एक एरो को आता हुआ देखता है, जिससे एक पल के लिए फेंगजो थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तुरंत ही साइड हटकर उस एरो से बच जाता है। फिर ध्यान से देखता है तो एरो उस दूसरे स्केलेटन ने हवा में छलांग लगाकर चलाया होता है। ये देखकर फेंगजो सोचता है, मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि उनकी इंटेलिजेंस में थोड़ी वृद्धि हुई है, जिसके कारण उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीख लिया है। तभी वो एरो चलाने वाला स्केलेटन फेंगजो के सामने दोबारा जंप लगाता है। ये देखकर फेंगजो ने कहा, तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार गिराऊंगा, तुम लोग रेंज अटैकर हो। तुरंत ही फेंगजो उस बो वाले पर अपने जैवलिन से अटैक करता है, पर वो बो वाला स्केलेटन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके कारण अटैक हवा को ही चीरता है। ये देखकर फेंगजो सोचता है, क्या एक फैंटम?
फिर अगले ही पल वो बो वाला स्केलेटन फिर से ऊपर की तरफ किसी जगह पर बैठकर एरो से अटैक करने के लिए रेडी होता है। उसी वक्त नीचे दूसरा स्केलेटन अपनी शील्ड में ग्रीन फ्लेम एक्टिव करके खड़ा होता है। ये देखकर फेंगजो ने कहा, न केवल उनकी इंटेलिजेंस बढ़ी है बल्कि वो अब स्किल का यूज भी कर सकते हैं। तभी वो शील्ड वाला स्केलेटन भागते हुए आकर फेंगजो पर शील्ड से ही अटैक करने वाला होता है। उसके करीब आते ही फेंगजो उसे एक तरफ से पूरे बॉडी वेट से रोकता है, जिससे उसे बहुत बड़े झटके से खुद को बचाना पड़ता है। पर तुरंत ही फेंगजो फैंटम स्ट्राइक स्किल का यूज करके सीधा उसके सर में जैवलिन से अटैक कर देता है। तभी वो दूसरा बो वाला स्केलेटन एक साथ शायद 3 एरो चला देता है, पर तब तक फेंगजो पहले वाले स्केलेटन की बॉडी को नीचे फेंककर उसकी शील्ड ले लेता है। तभी उस मरे हुए स्केलेटन में से ब्लू फ्लेम निकलकर सीधा फेंगजो के पास आ जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.3 इंक्रीज हुई। उतने में ही वो 3 एरो फेंगजो के पास आके शील्ड से टकरा जाते हैं, लेकिन फेंगजो उस अटैक से होने वाले इफेक्ट के ब्लास्ट से बच जाता है। वो सभी ब्लास्ट शील्ड पर ही होते हैं। अगले ही पल फेंगजो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से बोन जैवलिन का यूज करके स्केलेटन पर अटैक करता है। उस अटैक से स्केलेटन को बीच से वो 2 टुकड़ों में काट देता है। तुरंत ही स्केलेटन में से ब्लू फ्लेम निकलकर सीधा फेंगजो के पास आ जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर 0.3 इंक्रीज हुई। फिर फेंगजो कुछ पल रुककर ऊपर की तरफ देखकर राहत की सांस लेते हुए कहा, अनडेड वर्ल्ड में वेस्टलैंड की गहराई मेरी इमेजिनेशन से कहीं अधिक डेंजरस है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।